नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के हॉरर पॉडकास्ट शो के 6th एपिसोड में एक नहीं दो नहीं पूरी 5 मजेदार सच्ची कहानियां और किस्से लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये कहानियां मनगढ़ंत या बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सच्चे अनुभव है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव किए हैं। इसलिए जब आप भी इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां और किस्से। आज की पहली कहानी, शायद ये कहानी आपको उतनी डरावनी ना लगे, लेकिन यह सच है। मेरा नाम नयन है और मैं असम के गुवाहाटी शहर का रहने वाला हूं। मेरा गांव बोरी है और आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं जो हमारे गांव के रफीक दादा ने मुझे सुनाई थी। रफीक दादा के 2 बेटे थे, बड़ा जो 8 साल का था और छोटा जो सिर्फ 2 साल का था। एक दिन शाम के वक्त वह अपने एक दोस्त के घर गए। वापसी के दौरान उनके दोस्त ने उन्हें कुछ मछलियां एक थैली में भरकर दे दी। मछलियां लेकर जब वह घर लौटे तो रात के 12 बज गए थे। घर आकर वह हाथ मुंह धोकर सो गए। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर एक रात उनके घर के पीछे उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनके घर के पीछे बहुत सारे पेड़ थे, आम, नारियल, केले और दूसरे कई पेड़। यानी उस हिस्से का वातावरण जंगल जैसा था। कुत्ते के लगातार भौंकने के बाद अचानक वह जोर से चिल्लाया और भागने लगा, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से मारा हो। उसकी आवाज सुनकर रफीक दादा बिस्तर से उठे और हाथ में टॉर्च लेकर घर के पीछे देखने गए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद एक रात जब वह घर में सो रहे थे, रात के 2 बजे अचानक बाहर से किसी ने उन्हें आवाज दी। रफीक दादा गहरी नींद में थे, लेकिन नींद में ही उन्होंने पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी आवाज आई, रफीक, मैं हूं, पाठक। रफीक दादा दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि पाठक की तो 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। ये याद आते ही उनके पैर कांपने लगे और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर उन्होंने डरते हुए एक बार फिर से पूछा, कौन है? इस बार बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उस रात रफीक दादा पूरी रात नहीं सो पाए। इसके बाद उनके घर के हालात बहुत बिगड़ गए। उनका छोटा बेटा आधी रात को उठकर रोने लगता, कभी छत पर कोई चीज भागने लगती तो कभी खिड़की पर जोर से हाथ मारने की आवाज आती। इन सब से परेशान होकर एक दिन रफीक दादा एक मौलाना को घर में लेकर आए। मौलाना ने बताया कि जब वह मछलियां लेकर आ रहे थे तो मछलियों की गंध से एक जोक, चुड़ैल, उनके साथ घर तक आई थी। मौलाना ने सबके हाथ में ताबीज बांधने को कहा और यह भी बताया कि इसे कभी उतारना नहीं। उस दिन के बाद उनके घर में सब कुछ सामान्य हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी हमें अपने जीवन में आई परेशानियों का कारण बाहरी शक्तियों से भी जुदा हो सकता है। ऐसे समय में हमें सही दिशा में सहायता लेनी चाहिए और किसी भी समस्या से निपटने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी, आज मैं आपको अपनी अम्मी के साथ घटी एक और सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम अमन काजी है और मैं बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शेरपुर गांव में रहता हूं। हमारे गांव में एक नदी है जहां गांव वाले जाल डालकर मछली पकड़ते थे। एक रात मेरी अम्मी को मछली खाने का मन हुआ तो उन्होंने अब्बू से मछली लाने के लिए कहा। अब्बू मछली पकड़कर घर लौटे और सबने मछली खाई, फिर सो गए। रात के 1:30 बजे के करीब अम्मी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। वह घर से बाहर जाने लगी और बताना चाहता हूं कि मेरे दादाजी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस समय जिंदा थे। हमारे घर के पीछे एक तालाब था और वहां एक मिट्टी का टॉयलेट था। जब अम्मी बाहर गईं तो उन्होंने देखा कि तालाब के पास एक लड़की बैठी थी। उसके बाल खुले थे और वह पीठ करके अपनी तरफ देख रही थी। वह लड़की मेकअप कर रही थी। अम्मी को लगा कि इतनी रात को यह लड़की यहां क्या कर रही है। वह लड़की का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही अम्मी ने उसका चेहरा देखा वह बहुत डर गईं। इसके बाद अम्मी दादाजी के पास गईं और बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो दादाजी ने बताया कि कई साल पहले उस तालाब में एक लड़की डूबकर मर गई थी, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। उस रात के बाद
अम्मी को वह लड़की फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन उनके पीछे कुछ गहरे और रहस्यमय कारण हो सकते हैं। हमें हर स्थिति को शांतिपूर्वक और समझदारी से देखना चाहिए और डर के बजाय सच्चाई का सामना करना चाहिए। चलिए, बिना देरी किए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। आज की तीसरी कहानी, ये कहानी मेरी नानी की है। जब उनकी नई नई शादी हुई थी, तब उनकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल रही होगी। उनके गांव में एक प्रथा थी कि हर दिन गांव के किसी सदस्य को सभी जानवरों को जंगल में चराने के लिए भेजा जाता था और दिन भर के बाद वह वापस आकर जानवरों को घर लाता था। इस तरह से हर घर का नंबर आता था। मेरी मम्मी की जो नानी थीं, उन्होंने 2 भैंसें पाली हुई थीं और इनमें से एक भैंस का 1-2 महीने का बछड़ा भी था, जिसे उन्होंने रांझा नाम दिया था। एक दिन नानी ने अपनी दोनों भैंसों के साथ उस छोटे बछड़े को भी पहली बार जंगल में भेज दिया। नॉर्मली वह बछड़ा छोटा था, इसलिए नानी उसे कभी जंगल नहीं भेजती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने उसे जंगल भेजने का निर्णय लिया। रात में जब गांव का एक आदमी जानवरों को वापस लेकर आ रहा था, नानी ने देखा कि उनकी दोनों भैंसें तो लौट आईं, लेकिन रांझा नहीं आया। नानी ने उस आदमी से पूछा तो उसने कहा, शायद वह बछड़ा पीछे रह गया होगा, खुद ही आ जाएगा। लेकिन नानी को पता था कि रांझा जंगल में पहली बार गया था और उसे घर का रास्ता नहीं पता था। नानी जल्दी से घर गईं और अपनी भैंसों को बांधकर अपनी सास को सारी बात बताई। वह बोली, मैं रांझा को ढूंढने जंगल जा रही हूं। उनकी सास ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन नानी नहीं मानी और अकेले ही जंगल में चली गईं। अंधेरा हो चुका था और जंगल में जाते हुए नानी अपने बछड़े को जोर से पुकारते हुए जा रही थीं। रांझा उनकी आवाज सुनकर उनके पास भाग आता था, क्योंकि वह उन्हें पहचानता था। नानी करीब 15 से 20 मिनट तक जंगल में गईं और रांझा को पुकारते हुए उन्हें दूर से उसकी हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह सुनकर नानी खुश हो गईं और तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगीं। फिर से उन्होंने रांझा को आवाज दी, लेकिन इस बार उनकी आवाज पीछे से सुनाई दी, जबकि पहले यह आवाज आगे से आई थी। यह सुनकर नानी बहुत डर गईं और उन्हें समझ में आ गया कि यह उनका बछड़ा नहीं था। वह जल्दी से वापस गांव की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी रांझा की आवाज फिर से कुछ फीट दूर से सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक अजीब सी चीज खड़ी थी। नानी बताती हैं कि उसकी बॉडी बिल्कुल भैंस जैसी थी, लेकिन वह 2 पैरों पर खड़ी थी। उसके सिर पर भैंस जैसे बड़े बड़े सींग थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, जो अंधेरे में किसी गाड़ी की हेडलाइट जैसी चमक रही थीं। यह देखकर नानी डर के मारे वहीं ठिठक गईं। उन्हें लगा कि अब वह नहीं बचेंगी। तभी उनके ससुर वहां पहुंचे। उनकी सास ने सब बता दिया था और वह रांझा को ढूंढने के लिए जंगल में आ गए थे। उनके ससुर एक दुर्गा मंदिर के पुजारी थे। वहां पहुंचकर उन्होंने दुर्गा माता के कुछ मंत्र पढ़े और जल्दी से अपनी बहू को कंधे पर उठा लिया और जंगल से बाहर लाए। बाहर आते वक्त उन्होंने लगातार वही मंत्र पढ़े, जिससे वह चीज अपनी जगह से हिल नहीं पाई। फिर उनके ससुर किसी तरह नानी को लेकर घर पहुंचे। अगले दिन जब गांव के लोग जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि रांझा की कटी फटी लाश वहां पड़ी थी और उसका सिर गायब था। लेकिन यह साफ था कि किसी जंगली जानवर ने उसे नहीं मारा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी पूरी बॉडी भी खाई जाती। सिर गायब था, लेकिन बाकी शरीर बिल्कुल वैसे ही पड़ा था। किसी ने उसे मारा था, लेकिन खाया नहीं था। उस दिन नानी तो घर वापस आ गईं, लेकिन उसके बाद से उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उनके ससुर रोज दुर्गा मंदिर से पानी लेकर आते थे और उनके पैरों पर लगाते थे। साथ ही मंदिर में माता की मूर्ति को नहलाते थे। उसी पानी से नानी के पैरों पर पानी डाला जाता था। यह सिलसिला कई सालों तक चला, लेकिन जब उनके ससुर का निधन हुआ तो नानी के पैरों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया और वह पैरालाइज हो गईं। 3 साल पहले नानी का निधन हो गया और उनकी उम्र लगभग 86 से 87 साल थी। उनके ससुर के निधन के बाद वह कभी भी चल नहीं पाई थीं और हमेशा बिस्तर पर ही रहती थीं। यह घटना आज भी उनके गांव में बहुत फेमस है और लोग रात के समय किसी को जोर से आवाज नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि रांझा या उस जैसे किसी शैतान का सामना हो सकता है।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी अनजानी और अजीब परिस्थितियों से बचने के लिए सतर्क और सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हमारी जिज्ञासा या दयालुता हमें खतरनाक घटनाओं का सामना करवा सकती है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं चौथी कहानी की तरफ। आज की चौथी कहानी, यह कहानी ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन पूरी तरह से सच है। मेरे घर के पास एक अच्छी तरह से मेंटेन किया गया सिंगल लेन रोड है जो बस स्टैंड तक जाता है। इस रास्ते में एक बावड़ी है जिससे पीने का पानी निकलता है। हमारे हिमाचल में इसे बावड़ी कहते हैं और यह जगह काफी फेमस है। कुछ बड़े उम्र के लोग बताते हैं कि उस जगह पर कभी काला जादू किया जाता था। काला जादू करने वाले लोग उसी जगह जाकर यह काम करते थे, इसलिए गांव के लोगों ने उस बावड़ी का पानी पीना बंद कर दिया और उस पर एक गेट बनवाकर उसे लॉक कर दिया। कहानी यह है कि 10 से 15 साल पहले मेरे एक पड़ोस के भैया दिवाली की छुट्टियों में अपने घर वापस आ रहे थे। वह किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहे थे। रात के 1 बजे उनकी बस स्टैंड पर पहुंची और उन्हें अकेले ही घर आना था। उन्होंने सोचा कि ऑटो करने से अच्छा होगा कि वह पैदल घर जाएं। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, बस 700 मीटर का रास्ता था। स्टैंड से घर तक 20 मिनट लगते थे, लेकिन जब वह बावड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक औरत वहां बैठी थी, बिल्कुल सड़क के बीच में। भैया को यह पता था कि वह औरत काला जादू कर रही है, तो वह साइड से निकलने लगे। लेकिन जब उनकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो वह देखकर चौंक गए। औरत की जीभ इतनी लंबी थी कि वह सड़क पर गिर रही थी। यह देखकर भैया बहुत डर गए और अपना सारा सामान वहीं छोड़कर बस स्टैंड की ओर भाग गए। उन्होंने बाकी रात वहीं बिताई और एक ऑटो में सो गए। सुबह जब वह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी चीजें वहीं पड़ी थीं, लेकिन वह औरत अब वहां नहीं थी। घर जाकर भैया ने सबको बताया, लेकिन एक बात जो उन्होंने किसी को नहीं बताई वह यह थी कि उस औरत ने भैया को सपने में आकर कहा था, तुझे मैंने बचपन से देखा है और तेरी मां मुझे बहुत भली लगती है, इसलिए तुझे जिंदा जाने दिया। अगर तूने किसी को मेरा नाम बताया तो मैं तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर दूंगी। इसके बाद भैया ने कभी उस औरत के बारे में किसी से नहीं बताया। आज भैया बहुत सफल हैं और उनके साथ अब तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी हमें डर और खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए अपनी जिज्ञासा को नियंत्रण में रखना चाहिए। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही कुछ बातें हमें खुद तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज्यादा बात करना परेशानी का कारण बन सकता है। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं 5वीं कहानी की तरफ। आज की 5वीं कहानी, आज भी उस घटना के बारे में सोचती हूं तो बहुत डर जाती हूं। यह 1998 की बात है, जब हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे। जिस घर में हम रहते थे वहां किसी बात पर एक दिन हमारा झगड़ा हो गया था, जिस वजह से हमें रातों रात ही अपना घर खाली करना पड़ा। जल्दबाजी में हमने बिना जांच पड़ताल किए ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया। वह फ्लैट 3रे फ्लोर पर था। हम वहां रहने के लिए गए तो शुरू के 15 से 20 दिन तो बिल्कुल आराम से गुजर गए, लेकिन फिर हमारे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगीं। जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते थे तो आसपास के लोग हमें बहुत अजीब तरीके से घूरते थे। हमें समझ नहीं आता था कि ये लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं। हमें देखकर वे लोग आपस में बातें भी करते थे। आपस में बोलते थे कि यही लोग हैं जो उस फ्लैट में रहने आए हैं। मैंने ये बात अपनी मां को भी बताई तो मेरी मां बोली कि कोई बात नहीं, बातें करने दो लोगों को। जिन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं होता वही ऐसे दूसरों के बारे में बातें करते हैं। हमारे घर में हम 4 बहनें थीं और एक छोटा भाई था जो बहुत मन्नतों और पूजा पाठ के बाद हुआ था। मेरा भाई तब बस 7 महीने का था, लेकिन फिर हुआ यह कि उस घर में जो आत्मा थी वह हमारे भाई को चोट पहुंचाने लगी। कभी गैस पर रखी चाय अपने आप उसके ऊपर गिर जाती तो कभी कुछ और हो जाता। कभी बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता तो कभी घर की लाइट अपने आप फूट के नीचे गिर जाती। वहां अक्सर शाम को 7 बजे लाइट चली जाती थी, जिसके बाद हम लोग थोड़ा टहलने के लिए ऊपर छत पर चले जाते थे। फिर जब नीचे आकर देखते तो देखते कि घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। सारा बनाया हुआ खाना नीचे गिरा मिलता। मुझे फिर से खाना बनाना पड़ता।
हमें समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। माँ कहती कि जरूर कोई बिल्ली घर में घुसकर ऐसा कर देती होगी, लेकिन इतना गर्म खाना बिल्ली कैसे खा सकती थी। फिर ऐसे ही एक दिन मेरे पापा गांव गए हुए थे। घर पर सिर्फ माँ, हम बहनें और मेरा भाई थे। रात के करीब 11 बजे का टाइम था। हम सब एक ही कमरे में सोए हुए थे कि तभी अचानक से कोई बाहर से दरवाजा खटखटाने लगा। माँ उठकर दरवाजे के पास गई और पूछने लगी, कौन है? नाम बताओ, तभी दरवाजा खोलूंगी। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, बस जोर जोर से सांसें लेने की आवाज आ रही थी। हमने कई बार पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कोई बहुत जोर से दरवाजे पर धक्का देने लगा तो मम्मी ने हम सब भाई बहनों को अपने आंचल में छुपा लिया। पूरी रात यही सिलसिला चलता रहा, जैसे कोई थोड़ी देर इधर उधर घूम कर आता और फिर आकर धड़ाम से दरवाजे पर मारता। फिर अगले दिन पापा वापस आए तो हमने उनको सारी बात बताई, लेकिन पापा ने विश्वास नहीं किया। लेकिन वह आत्मा शायद इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि फिर एक दिन हमारे पुराने घर से, जहां हमारा झगड़ा हुआ था, वहां से कुछ गुंडे हमें मारने आए थे। वे लोग पूरी तैयारी से आए थे और हमारे घर आकर वे हमारा दरवाजा पीटने लगे। बोले, दरवाजा खोलो नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। उन्होंने अपने साथ बंदूक भी ले रखी थी। उस वक्त पापा भी घर पर नहीं थे। हम सब डरे सहमे अंदर छुपे रहे। ऊपर से उस वक्त दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगी थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वे लोग बहुत देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खोल सके। आस पड़ोस में कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। उनको वैसे भी हमसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम उस फ्लैट में रहते थे। आखिर में वे गुंडे हारकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद हमने सोचा कि आज तो भगवान ने हमारी जान बचाई है। हम सब यही बात कर रहे थे कि तभी एक धुंधला सा चेहरा हमारे सामने आया। उसने कहा, तुम्हारी जान भगवान ने नहीं, मैंने बचाई है। उसे देखकर मां तो बहुत डर गई। फिर पापा आए तो हमने पापा को सारी बात बताई, लेकिन पापा ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। पापा ने उन गुंडों की FIR भी दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस उन लोगों को ढूंढने लगी। फिर एक दिन संडे का दिन था। शाम के टाइम जब लाइट गई तो पापा भाई को लेकर ऊपर छत पर जाने लगे। वह आत्मा ऊपर सीढ़ी पर ही खड़ी थी। उसने पापा से कहा, तुम लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगी। लेकिन पापा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सीधा ऊपर छत पर चले गए। लेकिन ऊपर जाते ही उसने पापा के हाथ से भाई को छीन लिया। वह बिल्डिंग का 7वां फ्लोर था। वह पापा से बोली, इसको अभी यहां से नीचे फेंक दूंगी। तो पापा उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगे, जिसके बाद उसने भाई को वापस पापा को दे दिया। फिर पापा जल्दी से नीचे आए और हमको यह बात बताई। मां बोली कि हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन आपने ही हमारी बात पर यकीन नहीं किया। फिर पापा बोले, ठीक है अब सो जाओ, कल सुबह ही कुछ करते हैं। फिर अगली सुबह पापा बाहर निकले तो देखा कि बाहर 2 आदमी खड़े हमारे घर के बारे में ही बात कर रहे थे। तो पापा ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है इस घर में। तो उन्होंने बताया कि तिवारी जी, इस घर में तो कोई 1 महीने से ज्यादा नहीं रुक पाता। आपने तो फिर भी यहां 3 महीने बिता दिए। उन्होंने बताया कि असल में यहां एक 21 साल की लड़की को उसके घर वालों ने पीट पीट कर मार दिया था और उसकी लाश को उसी फ्लैट के चबूतरे में डाल दिया था, क्योंकि वह लड़की बिना शादी किए मां बनने वाली थी। उसके बाद से उस लड़की की आत्मा यहीं भटकती है। इसके बाद पापा ने जल्दी से एक दूसरा घर ढूंढा और फिर 2 दिन बाद ही हम वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी स्थान या चीज की पूरी जानकारी लेकर ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर कुछ सही नहीं लग रहा हो तो उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत कदम उठाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? जब मैंने ये सारी कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब, इस दुनिया में चल क्या रहा है? पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा ये डिपेंड करेगा कि ये वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अलविदा।